नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। और आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही खतरनाक भयंकर बीमारी है। जिसको ये बीमारी होती है सिर्फ वही बता सकता है कि ये बीमारी कितनी घातक है और कितना दर्द देती है। लेकिन इस बीमारी से कैसे बचा जाए और ऐसी कौन सी औषधियां ली जाएं जिससे ये बीमारी आपके आसपास भी ना आए, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, आप हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ देते हैं जिससे हम काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई बीमारी है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं ये आप हमें बताते हैं। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप हमें ये बताते हैं कि आयुर्वेद किस तरह से हम सभी के लिए वरदान है। तो आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो आप पहले भी बता चुके हैं, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या। ऋचा जी, आयुर्वेद के हिसाब से 80 प्रकार के वात रोग हैं, और जब 80 के 80 वात रोग बिगड़ते हैं तब ये बनती है बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन पंगुता, खंबज, स्तंभ इत्यादि बीमारियों से इसकी तुलना की जा सकती है। ये एक तरह की जेनेटिक डिजीज है। जिन माँ बाप के गोत्र एक हों उनके बच्चों को यह बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, लेकिन किसी अननोन कारण से हमारे सेल्स बनने कम हो जाएं। ये एक तरह की जीन्स की प्रॉब्लम है। जब जीन्स कुछ प्रोटीन्स बनाने कम कर दें, कुछ प्रकार के विशेषकर जीन्स में दिक्कत आए, और एक प्रोटीन जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, उसकी कमी से ये दिक्कत बनती है। क्योंकि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, और हमारी बॉडी के सेल्स बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं। जब अननोन कारण से बनने कम हो जाए, मरने ज़्यादा हो जाए, तब ये बीमारी बनती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि मांसशोष। ये कई प्रकार की है, जो मुख्यतः डीएमडी, एलजीएमडी और एफएचडी ये मुख्यतः ज़्यादा देखी जाती हैं। डीएमडी यानी कि ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। एलजीएमडी यानी कि लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तीसरा फेशियो सेमोरो ह्यूमरल यानी कि एफएचडी, ये सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। उसके बाद बीएमडी यानी कि बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ईडीएमडी और एमएमडी ये कम है, लेकिन ये भी देखी जाती हैं। इस बीमारी में सबसे पहले आदमी चलने फिरने से लाचार होने लगता है, उसको चलने फिरने में दिक्कत आती है। उसके बाद उसको उठने बैठने में दिक्कत आती है। उसके बाद लेटने में दिक्कत आने लगती है। फिर करवट बदलने में वह अपने आप को असहाय महसूस करता है। धीरे धीरे उसकी इसी अवस्था में मृत्यु तक हो जाती है, एक ही स्थिति में पड़े पड़े। और यह बीमारी अक्सर 7 साल, 17 साल, 27 साल, 37 साल, 47 साल, 57 साल में बहुत तेजी से बढ़ती है। और मॉडर्न साइंस में इसका कोई बहुत रिलायबल सोल्यूशन नहीं है, और भगवान के आशीर्वाद से ऐसे काफ़ी केस हैं हमारे चिकित्सा में जिनको इस बीमारी में काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा दुष्ट है, और आयुर्वेद में इसको दुष्ट वर्ग में रखा है। वैद्य जी, ये तो आपने बताया कि इस बीमारी का मेन कारण है कि गोत्र एक जैसे नहीं होने चाहिए माता और पिता के। लेकिन इस बीमारी में खान पान का किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो। ऋचा जी, एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ है, और अक्सर कुछ लोगों के माँ बाप के गोत्र अलग अलग होते हैं, फिर भी ये दिक्कत हो जाती है। तो यह 7 पीढ़ी तक चलती है। हम अपने मामा को, दादा दादी को, नाना नानी को जानेंगे, उससे ऊपर की पीढ़ी को हम नहीं जानते। और जीन्स में जब दिक्कत आती है तो हमारा प्रोटीन जो इसका नाम है डिस्ट्रोफिन, वह बनना थोड़ा कम हो जाता है, उसकी गड़बड़ी से ये दिक्कत होती है। खान पान में जब ये हो जाए बीमारी, तो हमको खटाई और तले पदार्थ से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। इसमें अक्सर पैरों की
जो पिंडलियाँ हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। मॉडर्न साइंस मालिश करने को मना करता है, लेकिन हम इसकी मालिश कराते हैं बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि इस बीमारी में श्रोणी, पीठ और जानू को स्तंभित करती बात, पुनि पुनि कंपन गात में बड़े कष्ट साक्षात, संधि अस्थियां गात्र भी फटने को लग जाएं, अकड़न होती अत्यधिक, रोम उभरते प्राय। इसमें आदमी चलने फिरने से तो परेशान होता ही है और उसकी हड्डियां भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं, खासतौर से रीढ़ की हड्डी, और चलते हुए वह झुक के चलने लगता है। और खान पान का हमको इस बीमारी में विशेष तौर से खटाई और तले पदार्थ का परहेज रखना चाहिए। इस बीमारी में वजन तो कम होता ही है, लेकिन हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा बहुत वजन बढ़े, क्योंकि वजन यदि ज़्यादा बढ़ेगा तो घुटनों पे, पैरों पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, आदमी के गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमको खाने पीने में इस प्रकार अपना भोजन रखना चाहिए संयमित रूप से कि हमारा वजन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये जानते हैं क्या प्रॉब्लम है उनकी। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बिजवाड़ा से कन्हैया लाल बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे खाली डकारें बहुत आती है, जिसमें कोई फ्लूइड नहीं आता है, न खट्टी आती है, पर डकारें बहुत आती है। भगवान, आपकी लैट्रिन कैसी है? लेट्रिन में भी इंडाइजेशन तो रहता ही है थोड़ा। नहीं, लैट्रिन लूज है, टाइट है, डेली आती है या नहीं आती? नहीं, डेली तो आती है पर टाइम लगता है। पेट प्रॉपर रूप से साफ नहीं हो पाता? हाँ, नहीं हो पाता। और कोई दिक्कत, बीपी या शुगर? नहीं, और तो कुछ भी नहीं है, पर मैं फिर रात को ज्यादा दिक्कत रहती है, दिन में तो महसूस नहीं होता, निकल जाती गैस, गैस नीचे पास नहीं होती, उस चक्कर में फिर दिक्कत है। आपका फिजिकल वर्क है या नहीं? फिजिकल तो नहीं है, हमारा तो पढ़ाने का काम होता है। आप चलते प्रातःकाल या शाम को घूमना नहीं होता? नहीं, घूमता हूँ मैं तो, सुबह 5 किलोमीटर घूमता हूँ। ठीक। भोजन में बहुत ज़्यादा तले भुने पदार्थ तो नहीं खाते आप? नहीं खाते, नहीं खाते। ठीक। भगवान, गैस की समस्या है। गैस तभी हमको ज़्यादा बनती है जब हमारी कोष्ठ शुद्धि प्रॉपर रूप से ना हो। तो आप पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छा होगा, रात्रि में प्रतिदिन 1 चम्मच प्रवाहिकार चूर्ण का सेवन करें, और दिन में 2 बार किसी भी समय जब अनुकूल लगे 4 गोली त्रिफला घन की और 2 गोली अष्टकवटी की। अष्टकवटी की बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में लिखा है। 8 चीज़ें इसके अंदर हैं: सौंठ, काली मिर्च, पीपल, जीरा, सेंधा नमक, हींग, लहसुन और नींबू के रस में इसकी गुटाई होती है, और मुख्य घटक है हींग। और प्रॉपर तरीके से बनी हो तो ये पेट की सब समस्याओं की बहुत अच्छा कार्य करती है। लूज मोशन हो, कब्ज हो, पेट का अफारा हो, इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। आप खाने में तले भुने पदार्थ बिल्कुल सेवन ना करें। ऐसा भोजन लें जो बहुत ज़्यादा सात्विक हो और पाचक हो। हरी सब्जियां, सब्जियों का सूप, फल इत्यादि का सेवन ज़्यादा करें। घी, चिकनाई, तले पदार्थ कम से कम सेवन करें। और आप प्रातःकाल घूमते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हो सके थोड़ा शाम को भी घूमें, और अपने भोजन में हींग, लहसुन और प्याज, जो चीज़ आप सेवन करते हैं उसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दें। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस बीमारी से निश्चित रूप से निजात मिल जाएगी। यदि प्रवाहिकार चूर्ण 1 बार लेने से आपकी कोष्ठ शुद्धि नहीं होती तो आप इसको 2 बार भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और बाकी लोग जो हमें देख रहे हैं, जो हमारा एपिसोड देख रहे हैं, या जो काफ़ी टाइम से आरोग्य से जुड़े हैं, ये नंबर्स आपके लिए ही है। कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी से जुड़ा सवाल हो, तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप डायरेक्ट वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं। वैद्य जी, हमारे कॉलर्स तो हमारे साथ जुड़ते ही हैं, सोशल मीडिया पर भी हमारे पास सवाल आते हैं, लेकिन उसके अलावा आपके ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनसे हमारी टीम बात करती है उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए, और वो भी खुशी खुशी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं इस बार किसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरा नाम जनेश साई है, मैं देहरादून से हूँ, देहरादून चंद्रमणि से हूँ। मैंने 2016 में वैद्य जी को पहले दिखाया था। मुझे मलेरिया, हर साल मलेरिया रहता था, जिसके कारण से मैं एमएच में भी एडमिट रहा। बाद में मुझे पता चला यहाँ वैद्य जी के पास आने का लिए मुझे किसी ने बताया, तब मैं यहाँ आकर मलेरिया का ट्रीटमेंट कराया, तो आज तक मुझे मलेरिया नहीं हुआ है, जो कि मुझे हर साल हुआ करता था। देहरादून चंद्रमणि से
जिनेश शाही जी, जिनको हर साल मलेरिया हो जाता था, काफ़ी सालों से जद्दोजहद कर रहे थे, कभी इधर जाना, किसी डॉक्टर के पास जाना कि उनकी ये बीमारी जो है वो ठीक हो जाए, उन्हें निजात मिल जाए इस बेकार बीमारी से। लेकिन इनको फाइनली इलाज मिला आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट इन्हें दिया गया और ऐसा क्यों होता था इनके साथ कि हर साल इन्हें मलेरिया हो जाता था? ऋचा जी, जब आदमी की इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है तो कोई ना कोई बीमारी उसको ज़रूर सताती है। मलेरिया मच्छर जनित बीमारी है, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एक ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है कि इनको दिक्कत है, आप बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू कर दें, दवाई शुरू कर दें। लेकिन मैनेजमेंट ये कहता है कि जिस कारण से हमको बीमारी बन रही है उस कारण से हम बचें। मैंने इनसे कहा कि आप अपने घर की और घर के आसपास की सफाई जरूर रखें, क्योंकि अक्सर लोग अपने घर की तो सफाई रखते हैं, लेकिन घर की सफाई होने के बाद बाहर का एटमॉस्फेयर अच्छा ना हो, नाली गंदी हो या आसपास माहौल अच्छा ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मच्छर वहाँ से उड़ करके आपके घर ना आए। तो सबसे पहले हमको इस तरह की बीमारी में सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो बीमारी इनको बार बार क्लिक करती थी, उसके लिए मैंने इनको इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए दवा दी, जिसमें हम एक दवा बनाते हैं डिप्रो। ये डेंगू में तो काम करती ही है, प्लेटलेट्स को तो बढ़ाने का काम करती है, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा करती है। इसके अंदर सुदर्शन चूर्ण का घन, गिलोय का घन, तुलसी और घीक्वार, इससे ये बनती है। साथ में हमारी एक बहुत पुरानी दवा है सितारी, स्फटिक, स्वर्णगैरिक और मिश्री गोदंती भस्म द्वारा निर्मित हर प्रकार के बुखार में, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, वायरल हो, टाइफाइड हो, सब में ये अपना चमत्कार दिखाती है। और साथ में इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े, मैंने इनको दी नीम घन वटी। इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराई। साथ में आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी दवा है स्वर्ण बसंत मालती। स्वर्ण बसंत मालती 1 ग्राम और 10 ग्राम गिलोय का सत्व, इन दोनों को मिलाकर 15 पुड़िया बनाकर सुबह शाम मैंने इनको सेवन कराई। इनके अंदर जो इन्फेक्शन था वो दूर हुआ, बुखार नहीं आया, इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और वैद जी, वैसे तो हमारे को हर एपिसोड में बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है बात करने के लिए, जिसमें मेरे भी कई सारे सवाल होते हैं, बीमारी से जुड़े सवाल होते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों के सवालों को भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसा ही एक सवाल हमारे पास आया है फेसबुक के ज़रिए, और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बट इनका सवाल ये है कि इनकी बच्चेदानी बाहर आ गई है, तो इसके लिए क्या आयुर्वेद के पास कोई इलाज है? बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एबॉर्शन हो या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो या अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा हम वजन उठाने लगे, तब इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। उसके लिए 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 100 ग्राम लौद्र पठानी चूर्ण और 20 ग्राम स्फटिक भस्म, इन तीनों को मिला के रख लें और छोटे वाली 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें। और साथ में दोपहर को, रात को 2 बार रत्नगर्भा 2-2 गोली, पानी और अशोकारिष्ट 2 बड़ी चम्मच अशोकारिष्ट और आधा कप पानी मिला करके यदि हम सेवन करते रहें तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा तेल है जात्यादि तेल, उसको अंदर पिच करके रात्रि में जब सोने का हो और सब काम से निवृत्ति हो जाए, अंदर 1 ड्रॉपर पिच करके ऊपर से कपड़ा बांध के यदि हम रखें तो धीरे धीरे जो अंदर रिंग होता है, जो लूज हो जाता है, धीरे धीरे टाइट होने लगता है और ये जो बाहर आता है शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और मैं कई पेशेंट इससे ठीक हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इनको भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। थोड़ा वजन ना उठाएं, खट्टे तले पदार्थ या भारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हमको कब्ज़ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कब्ज़ में कई बार हम बहुत जोर लगाते हैं तब भी शरीर बाहर आने के चांस रहते हैं। तो हम इन प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए, निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। आई एम श्योर आपकी समस्या का हल आपको मिल गया होगा और कहीं ना कहीं आप सुकून की सांस ले रही होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है या फिर आप पर्सनली वैद्य जी से मिलना चाहते हैं तो एड्रेस हम स्क्रीन पर लिखते हैं, फ़ोन नंबर्स भी स्क्रीन पर हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं और हमारी सोशल मीडिया की सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अलावा हमारी ई कॉमर्स साइट की सारी डिटेल्स हैं जहां से आप औषधियां ऑर्डर कर सकते हैं। और ये मत भूलिएगा कि आप अपने सवाल हमें ईमेल, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब के जरिए भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। जुड़े रहिए आरोग्य के साथ। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे।